गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज की कक्षा में आपका हम स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे पवनों के बारे में, विंड्स के बारे में। पिछले चैप्टर में बच्चों हमने बात करी थी वायुदाब के बारे में कि विश्व में किस प्रकार वायुदाब की पेटियों में वितरण पाया जाता है, और जो पवने हैं वो विश्व में वायुदाब का जो असमान वितरण है, उस असमान वितरण के कारण ही हमारे ग्लोब पर या पृथ्वी की सतह के ऊपर पवने चलते हैं। सबसे पहले हम पवन क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, तापमान का जो असमान वितरण पाया जाता है उसके कारण या तापमान के कारण जो वायु है, एयर है, उस एयर में दो प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। एक मूवमेंट होता है अपवार्ड मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, और एक मूवमेंट होता है क्षैतिज मूवमेंट। तो वायु में एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो मूवमेंट होता है वही बेसिकली क्या है, पवने हैं। तो हम साधारण रूप में ये कह सकते हैं कि जब वायु के अंदर प्रवाह होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पवन या हवाएं कहते हैं। और सामान्य जो नियम है हवाओं का वो यही है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। Winds blow from high pressure to low pressure areas। अब बच्चों, ये जो पवने हैं, ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स क्यों चलती हैं और इसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स, हम उनकी बात करेंगे। हमारा सबसे पहला जो फैक्टर है वो दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। अभी हमने बात करी थी कि जो पवने हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। बेसिकली हाई प्रेशर वाले जो एरियाज हैं उनसे लो प्रेशर वाले एरियाज की तरफ एक स्लोप या एक ग्रेडियंट बनता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। इसी प्रकार ये जो दाब प्रवणता है, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की तरफ एक स्लोप बनता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। इस प्रकार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ग्रेडियंट, एक ढाल बनता है। इस ढाल के सारे निम्नानुसार हवाओं में क्षैतिज प्रवाह शुरू हो जाता है, वायु में क्षैतिज प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसको हम पवन या विंड कहते हैं। तो सामान्य जो नियम है, सार्वभौमिक जो नियम है वो यही है कि हवाएं दाब प्रवणता के अनुसार ही बहती है, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ एक बैरोमेट्रिक ढाल बन जाता है और उस ढाल के सहारे ही हवाएं क्या है, मूव करती है, चला करती हैं। इसके पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और उस घूर्णन करने के फलस्वरूप ही कुछ विशेष प्रकार के जो बल हैं वो कार्य करते हैं, और उन बलों के परिणाम स्वरूप ही हवाएं जो है वो नियंत्रित होती हैं, हवाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरियोलिस बल के बारे में, कोरियोलिस फोर्स। बच्चों, ये जो कोरियोलिस बल है, इस कोरियोलिस बल को हम विक्षेपकारी बल भी कहते हैं, डिफ्लेशन फोर्स। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उस घूर्णन के कारण एक डिफ्लेशन फोर्स या विक्षेपकारी बल जो है वो विक्षेपकारी बल पैदा होता है, और उस विक्षेपकारी बल के को ही हम कोरियोलिस महोदय ने इसकी सबसे पहले खोज करी थी, इसलिए हम इसको कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो विक्षेपकारी बल होता है, इस विक्षेपकारी बल को ही हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसी के साथ दूसरा जो नियम वो है फेरेल का नियम। बच्चों, फेरेल महोदय ने पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने हवाएं अपनी मूल दिशा से, जो मूल दिशा है उससे बाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। इसी बल को हम फेरेल्स का नियम या फेरेल का लॉ भी कहते हैं। अर्थात हवाएं अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ, राइट साइड में, यदि मान डायग्राम में देखिए, यदि ये दिशा है पवनों की, तो हवाएं अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी, राइट साइड, अपनी दाईं तरफ। जबकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये फेरेल का नियम है, और फेरेल के नियम को ही हमारे पवनी जो है वो फॉलो करती है हमारे ग्लोब के ऊपर।
तीसरा जो नियम है वो है बायस बेलेट का नियम। बच्चों बायस बेलेट का जो लॉ है उसके अनुसार यदि जिस ओर से पवन आ रही है उस ओर यदि कोई व्यक्ति मुख खड़ा करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उसके बाईं ओर निम्न वायुदाब होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसके दाईं ओर निम्न वायुदाब होगा। मैं दोबारा पुनः कह रहा हूं, यदि जिस ओर से वायु आ रही है उस पवन की दिशा में यदि मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर या निम्न वायुदाब बाईं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर या निम्न वायुदाब दाईं ओर होगा, राइट हैंड पर। फॉरेल्स के नियम के से थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अलग है। फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो हवाएं हैं अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो बच्चों ये जो तीन नियम है, कोरियोलिस पल, फेरल का नियम और बायस बेलेट का नियम, ये तीन नियम ऐसे हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं और ये पवनों का की जो दिशाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसके पश्चात बच्चों जब हम पवनों का वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की बात करते हैं, तो पवनें साधारण रूप में बच्चों पवनों को अपन दो वर्ग या दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है प्रचलित पवनें और दूसरी कैटेगरी है अनिश्चित पवनें। बच्चों ये जो प्रचलित पवनें हैं इनको हम निश्चित पवनें भी कहते हैं। इनको हम निश्चित पवनें या प्रचलित पवनें या स्थायी पवनें भी कहते हैं, परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। इनको हम परमानेंट विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात एक ही दिशा में रिफ्लेक्शन नहीं आता। वर्ष भर लगातार वर्ष भर चलती हैं और वर्ष भर जो है ये उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग में ये चलती हैं, हर साल चलती हैं, उसी मार्ग का ये क्या करती है, अनुसरण करती है। ऐसी पवनों को अपन प्रचलित पवनें, स्थायी पवनें या अंग्रेजी में परमानेंट विंड्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो पवनें हैं वो है अनिश्चित पवनें, इनवेरिएबल विंड्स। इनवेरिएबल विंड्स बच्चों ऐसी पवनें हैं जो साल में अपनी जो प्रवाह की दिशा है उसको बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे स्थायी पवनें साल भर लगातार एक ही दिशा में बहती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अनिश्चित पवनें जो है साल में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों मानसूनी पवनें। आप जैसा कि परिचित है, मानसूनी पवनें दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चलने वाली पवनें हैं जो 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि बाकी के 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसलिए ये जो पवनें हैं ये साल में एक बार अपनी दिशा को 180 डिग्री के कोण पर क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं। ऐसे ही पवनें बच्चों एक और है सागरीय समीर और थल समीर। इसको अपन जल समीर और थल समीर भी कहते हैं। जल समीर और थल समीर में बच्चों दैनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जल और जो थल है उसके तापमान में अंतर पाया जाता है, उसके तापमान के ग्रहण करने और उसके तापमान छोड़ने में अंतर पाया जाता है। तो स्थल भाग से जल की ओर चलने वाली पवनें थल समीर कहलाती हैं, जो कि सामान्यतः रात्रि को चलती हैं, और सागरीय भागों से स्थल भागों की ओर चलने वाली जो पवनें हैं उनको हम क्या कहते हैं, सागरीय समीर कहते हैं, जो सामान्यतः दिन में चलती हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो पवनें हैं ये पवनें अनिश्चित पवनें हैं जो जिनकी दिशा जो है उसमें दैनिक परिवर्तन होते हैं और साथ ही साथ में दैनिक के साथ साथ जैसे मानसूनी पवनें उनमें वर्ष में 6 महीने में परिवर्तन भी पाए जाते हैं, होते हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें पवनें जो है वो क्या होती हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और विश्व में पवनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने चर्चा करी। अगले लेक्चर में हम बच्चों स्थायी पवनें और मानसूनी पवनें हैं उनके बारे में अलग से अलग अलग लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।